हेलो एंड वेलकम बच्चों, ध्यान देना सब। बैंकिंग के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग बैंकिंग में घुसे। वी सॉ दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक्स। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ बैंक्स? कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक। अपने घुसे हुए हैं कमर्शियल बैंक्स में। आओ रिवाइज करते हैं इसका डेफिनेशन। कमर्शियल बैंक्स रेफर टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट accepts deposits from the public and grants loans to the public, households, firms, and government with the aim of earning profits. सुनो और बोलो। कमर्शियल बैंक्स रेफर्स टू क्या? A financial institution that accepts deposits from the public and grants loans to households, firms, and government. Grants loans to whom? Households, government and firms. With the aim of, क्या एम है? अर्निंग प्रॉफिट्स। यही चीज है। आ जाओ। इसके पास एक ऐसा सुपर पावर है जो आरबीआई के पास भी नहीं है। क्रिएशन ऑफ मनी, क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ मनी। ठीक है, ये सब अपने देखे थे। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स अपने देखे। मेन इसके दो फंक्शंस है भैया, मेन। या अगर ऐसे बोलो तो तीन मेन फंक्शंस है। एक है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक है एडवांसिंग लोन्स, और एक जो इसी का सुपर पावर है, मनी क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ मनी। ठीक है, लास्ट डे अपने घुसे थे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। इसमें दो टाइप के मेन डिपॉजिट्स को हमने देखा था। क्या था वो दो टाइप्स? टाइम टाइम डिपॉजिट्स एंड का क्या? देखो ये चार का नाम याद है, जिसका भी सवाल है। एक है डिमांड डिपॉजिट्स और एक है टाइम डिपॉजिट्स। बोलो वापस से, क्या दो डिपॉजिट्स है? डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स में कासा आएगा, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। एंड टाइम डिपॉजिट्स में एफडी और आरडी, फिक्स डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स। चलो ओके, आओ आज अपने आते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन्स में। एक काम करना, एडवांसिंग ऑफ लोन्स चार तरीके से हो सकता है। यहां लिख लो 1, यहां लिख लो 2, यहां 3, और यहां 4। आ जाओ। एडवांसिंग ऑफ लोन्स, चलो ध्यान देना सब। ओके, आज बैंक्स क्या है, रुपए जमा कर रहा है। क्या वो उस फंड्स को आइडल रहने देगा? नहीं, वो उस फंड्स को यूटिलाइज करेगा, वो लोन देगा लोगों को, ताकि फिर इंटरेस्ट मिल सके, प्रॉफिट मिल सके उनको, है ना। आ जाओ। डिपॉजिट्स, बैंक्स का जो डिपॉजिट्स है नॉट आइडल। बैंक्स का जो डिपॉजिट्स है नॉट आइडल। आफ्टर कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व्स, बैलेंस गिवन टू नीडी बोरोवर्स, इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम देम। इन लोग क्या करते हैं बच्चों? आफ्टर कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व्स। इसका मतलब समझ में आता है? यस। ऐसा नहीं है बच्चों कि बैंक में ना 1000 रुपया जमा हुआ, क्या कर रहे हैं तुम लोग उसमें? हाँ, तुम दोनों में लिख रहा है क्या? शेयर करो, ठीक है। पकड़ लो, बैंक्स में 1000 रुपया जमा हुआ, बैंक्स में 1000 रुपया जमा हुआ, तो वो पूरा 1000 रुपया लोन में देगा कि नहीं? यस और नो? तुमको समझ में आया क्वेश्चन? क्या बोले मुंडी हिला रहा है बस। इधर आके बैठो बाबू तुम, वहां तुम पगला हो जाता है पूरा। इधर आके बैठो, इधर, यहां कोना में बैठो तुम। इडियोटिक दिखा मत करो ऐसे क्लास में। जब बोलते ना सुना करो, जवाब दिया करो। अरे वो सबको छोड़ दो बाबू यार, तुमको सब कुछ लेके आना है क्या? एक तो पेन पेंसिल लेके आना, उसमें तुम पूरा घर का सामान लेके आ रहे हो अपना। थोड़ा फटाफट काम करते चलो। 1000 रुपया बैंक में जमा किए हम लोग, तो वो पूरा 1000 रुपया लोन में देगा क्या? नहीं। वो थोड़ा बहुत रुपया अपने रिजर्व्स में रखेगा, अपने ब्रांचेस में रखेगा। कोई पैसा अगर विड्रॉ कराने आए तो उसको वो दे सके।
समझ में आया? तो मान लो वो 200 रुपया का रिजर्व्स रख रहा है, कितना बैलेंस बचा? 800। 800 के वो क्या करेगा? लोन में देगा। समझो ये सब चीजें, अलर्ट रहो क्लास में। हम मारना नहीं चाहते किसी को भी कभी भी। आफ्टर कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व्स, थोड़ा बहुत रुपया वो रखेगा अपने पास। बैलेंस इज गिवन टू नीडी बोरोवर, जिसको लोन चाहिए उसको वो लोन दे देता है, एंड इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम देम। चार टाइप का लोन होता है बच्चों। एक होता है कैश क्रेडिट, एक आउटराइट लोन्स एंड एडवांसेस, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, और एक डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक एक करके समझते हैं। कितने टाइप के लोन्स होते हैं? चार टाइप के। एक हो गया कैश क्रेडिट, एक हो गया आउटराइट लोन्स, आउटराइट लोन्स, ठीक है। एक हो गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, और एक हो गया डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तुम लोग ये पढ़ा है कभी पहले? पढ़ा है, कॉमर्स में था ये सब चीज। अब मैं सबका एक बेसिक आइडिया दूंगा, फिर अपने मटेरियल में देखेंगे, ठीक है। कैश क्रेडिट का मतलब क्या है? कि तुम बैंक से लोन लेने गए हो, वो तुम्हारे नाम पे एक अकाउंट खोल दे रहा है। मान लो तुमने बैंक को बोला कि आप मेरे को 1 लाख रुपया लोन दीजिए। कितना लोन आपका डिमांड कर रहे हैं अपने? 1 लाख। तो तुम्हारे नाम पे वो 1 लाख रुपया का अकाउंट खोल देगा। पर पकड़ लो, उस अकाउंट से तुमने सिर्फ 60,000 विड्रॉ किया है। तुमने सिर्फ 60,000 विड्रॉ किया है। तो इसमें इंटरेस्ट किस पे लगना चाहिए? 60,000 में, बिकॉज तुमने पूरा 1 लाख रुपया तो यूज नहीं किया। 40,000 तो वहीं पड़ा हुआ है। तुमने उसमें से सिर्फ 60,000 रुपीज लिया है, उठाया है। तो इंटरेस्ट लगेगा 60,000 रुपीज में। क्लियर? एक होता है आउटराइट लोन्स। आउटराइट लोन्स का भी कॉन्सेप्ट मोटा मोटी सेम है। यहां अगर तुम लोग 1 लाख का लोन मांग रहे हो, तुम उठाओ नहीं उठाओ 1 लाख रुपया से कुछ भी, तुमको बैंक ने 1 लाख रुपया दे दिया, तो इंटरेस्ट पूरे पे लगेगा। इंटरेस्ट पूरे पे लगेगा। तुमको बैंक ने 1 लाख रुपया दे दिया, अब तुम उसमें से 10 रुपया यूज कर रहे हो, चाहे पूरा 1 लाख रुपया यूज कर रहे हो, तुम्हारा मर्जी है। पर बैंक वाला इंटरेस्ट किस पे लेगा? 1 लाख पे, एंटायर अमाउंट पे लेगा वो। पर इस केस में क्या हो रहा था? 60,000 जितना विड्रॉ किए थे उतना में इंटरेस्ट चार्ज करेगा। समझ में आ रहा है? आजकल है ना, जो फिनटेक वर्ल्ड चला है आजकल, आजकल फाइनेंशियल लोन्स काफी मिलने लग गए एप्स के थ्रू। तो आजकल कैश क्रेडिट पे बहुत जोर है। जैसे कि ऐप है क्रेड, क्रेड बोल के एक ऐप है। उसमें मेरे को लिमिट दिया गया है 1,35,000 रुपया। लिमिट दी 1,35,000 कि आदर्श बाबू आप कभी भी उठा सकते हो इसमें से रुपया। पकड़ लो हम कल उसमें से उठाए 50,000 रुपया, कि हम 6 महीना के ईएमआई में दे देंगे, तो इंस्टेंटली मेरे को मिल गया 50,000 रुपया इंस्टेंटली। और इंटरेस्ट किस पे लग रहा है? 50,000 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है, 50,000 रुपये। अब कल मेरे को और 20,000 रुपये का दरकार पड़े, हम और निकाल सकते हैं उसमें से। अब इंटरेस्ट एक्स्ट्रा किस पे लगेगा? 20,000 रुपये। पूरा पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, ठीक है ना। पर यदि ये आउटराइट लोन होता, तब क्या होता? पूरा 1,35,000 पे इंटरेस्ट लगता। हम कुछ उठाते उसमें से नहीं उठाते, ठीक है। तो ये दो मेन डिफरेंस है बिटवीन बिटवीन व्हाट? आउटराइट लोन्स एंड कैश क्रेडिट। एकदम अलर्ट रहो तो मजा आता है क्लास में। ऐसे लुल्लू लुल्लू रहोगे सब तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। नेक्स्ट आता है, अच्छा पहले इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। आओ मटेरियल निकाल लो। कैश क्रेडिट, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। रेफर्स टू लोन। कैश क्रेडिट क्या है? लोन है। लोन गिवन टू बोरोअर अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स such as shares, stocks, bonds, etc. Now, this is what is cash credit. कोई पूछे व्हाट इज कैश क्रेडिट, क्या बोलेंगे? इट रेफर्स टू अ लोन गिवन टू अ बोरोवर। किसको मिलता है? ये बोरोवर को मिलता है। गिवन टू अ बोरोवर, फ्री में नहीं मिलता। अगेंस्ट हिज सिक्योरिटीज, अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स।
सच एज क्या क्या करंट एसेट्स हो सकता होगा? शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। कुछ तुम सिक्योरिटी जमा करके रखोगे उसके पास, तभी वो तुमको प्रिविलेज देगा ये। बोलो। बॉन्ड्स मतलब हो गया काइंड ऑफ एफडी ओनली, पकड़ लो। गवर्नमेंट इश्यू करता है बॉन्ड्स, कि गवर्नमेंट के पास तुम 5 साल या 10 साल पैसा रखवा दिया, ठीक है, इंटरेस्ट के संग तुमको मिलेगा 5 या 10 साल बाद। ज्वेलरी भी रख सकते हैं अपने यहाँ, पर नॉर्मली कैश क्रेडिट में ज्वेलरी का दरकार नहीं पड़ता नॉर्मली, वो ये सब रखने से ही काम हो जाता है। अगर तुम ज्वेलरी रख के लोन लेता है उसको अपने गोल्ड लोन ही बोलते हैं अलग से, ठीक है ना? जयेश क्लियर है ये? अब वापस से पढ़ते हैं। बोलो व्हाट इज कैश क्रेडिट? इट रेफर्स टू, पहला चीज क्या है? लोन गिवन टू बोरोवर्स अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स। वापस से, कैश क्रेडिट रेफर्स टू लोन गिवन टू बोरोवर्स अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स। यहां पे क्या है? बैंक opens an account in the name of the borrower। बैंक तुम्हारे नाम पे अलग से अकाउंट खोल देगा, ठीक है? विड्रॉ एनी अमाउंट विद इन सैंक्शनड क्रेडिट लिमिट। यू कैन विड्रॉ अप टू योर सैंक्शन लिमिट। सैंक्शन लिमिट समझ में आता है? कितना अलाउड है, कितना तुम उठा सकते हो उस बैंक से। जैसे मेरे केस में मैंने क्या बोला, कितना? 1,35,000, दैट इज द सैंक्शनड अमाउंट। उससे कम मैं जितनी बार भी उठा लूं, उससे ज्यादा मैं नहीं उठा सकता, ठीक है? बैंक पूरा 1,35,000 पे तो चार्ज नहीं करेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ओनली अमाउंट विड्रॉन। इंटरेस्ट मुझे पे करना है ओनली ऑन द अमाउंट विड्रॉन, ठीक है? शिवम क्लियर है? बोलो। कैश लिमिट क्रेडिट लिमिट अपना वो चला गया, तो फिर वापस लोन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोन चुकाना पड़ेगा रिटर्न हर महीना। हाँ, हर महीने तुम ईएमआई पे करता जाएगा, तुम्हारा लोन बढ़ता जाएगा वैसे ही। पकड़ लो 1,35,000 पूरा उठा लिया, इस महीना 10,000 रुपया रिटर्न किए, तो लिमिट में कितना दिखाएगा? 10,000। एक नेक्स्ट महीना और जमा कर दिए तो लिमिट में कितना दिखाएगा? 20,000। हम वापस से 20 उठा सकते हैं। ठंडा लग रहा है क्या? आओ नेक्स्ट। आउटराइट लोन्स एंड एडवांसेस। आउटराइट मतलब फुल ऑन स्ट्रेट, एंटायर अमाउंट सैंक्शनड क्रेडिटेड बोरोवर्स अकाउंट। इस केस में क्या होता है? तुम्हारे नाम पे अलग से अकाउंट नहीं खोला जाता है। इस केस में क्या हो रहा है? बोरोवर के ऑलरेडी जो प्रेजेंट अकाउंट है उसमें पूरा रुपया जमा कर दिया जाता है। तो बैंक वालों को पता चलेगा क्या कि तुम्हारे अकाउंट से तुम कितना यूज कर रहे हो? नहीं पता चलेगा, बिकॉज तुम्हारे अकाउंट में जमा हो गया, तुम्हारा पैसा है, तुमको जो करना है कर रहे हो तुम, तो वो पूरा में इंटरेस्ट चार्ज करेगा। पर बैंक अलग से अकाउंट खोलता ना अगर, तो वो हिसाब किताब देख पाता कि तुम उसमें से एक्चुअल में कितना विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है? जैसे मेरा जो बोले ना क्रेड, क्रेड ऐप जो है, तो वो पूरा 1,35,000 मेरे बैंक में ट्रांसफर नहीं किया है। वो 1,35,000 किस में है? उस ऐप में है। उस ऐप में है, मेरे नाम का अकाउंट खुला हुआ है उसमें, वो चीज होता है, ठीक है? आ जाओ। यहां पे क्या होगा? पे इंटरेस्ट एंटायर अमाउंट। यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन एंटायर अमाउंट। ये मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। मीडियम टर्म लॉन्ग। आरुष क्लियर है? अब आओ अपने घुसते सेकेंडरी फंक्शंस में। सेकेंडरी फंक्शंस का मतलब क्या समझना? ये वो फंक्शंस है जो जरूरी नहीं है सारे बैंक्स करे। पर प्राइमरी फंक्शन क्या है? सारे बैंक्स को करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। प्राइमरी फंक्शंस में दो चीज देखिए आपने, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। तो यहां तक जो बात की है सारे बैंक्स को फुलफिल करना है ये चीज। पर अब जो बातें करेंगे हम लोग, वो कोई बैंक कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो ऑप्शनल है, ठीक है ना? तो सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में मैंने 3 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो भी जो बंदा है लोन का एक पार्ट, एडवांसिंग लोन्स में ही आएगा वो भी। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है मैं समझाता हूं, फॉलो करना। एक होता है विथड्रॉ। विथड्रॉ का मतलब पता है?
पैसा निकालना अपने बैलेंस में से, है ना। विड्रॉ का मतलब क्या है? टेक आउट मनी विद इन बैलेंस। टेक आउट मनी विद इन बैलेंस, इसको बोलते हैं विथड्रॉ। एक कॉन्सेप्ट होता है ओवरड्रॉ। ओवर ओवरड्रॉ का मतलब क्या हो गया? तुम्हारे अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे भी ज्यादा तुम निकाल रहे हो। ओवरड्रॉ का मतलब क्या हो गया? कि टेक आउट मनी मोर देन बैलेंस। टेक आउट मनी मोर देन बैलेंस। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, मेरे अकाउंट में बैलेंस है अभी, पकड़ लो 1 लाख रुपया। अगर मैं इसमें से 95,000 निकाल लूं तो क्या बोलेंगे उसको? विथड्रॉ बोलेंगे। भाई मेरा पैसा जितना ही निकाले इसको बोलेंगे विथड्रॉ। ठीक है। नेक्स्ट, मेरे अकाउंट में बैलेंस है 1 लाख रुपया और हम 1,20,000 रुपया निकाल रहे हैं, क्या बोलेंगे? ओवरड्रॉ। ओवरड्रॉ टू द ट्यून ऑफ 20,000। समझ में आया? एक्चुअली इसका दो कंपोनेंट है। इसका मतलब हो गया मैं 1 लाख विड्रॉ कर रहा हूं और 20,000 ओवरड्रॉ कर रहा हूं। जयेश क्लियर है? क्योंकि 1 लाख तो मेरा ही पैसा था, तो 1 लाख मैं क्या कर रहा हूं? विड्रॉ। और जो 20,000 एक्स्ट्रा मैं ले रहा हूं वो मैं ओवरड्रॉ कर रहा हूं। वो 20,000 किसके थ्रू मिल रहा होगा? लोन के हिसाब से मिल रहा होगा, बैंक के थ्रू, है ना। बैंक वाला मेरे को 20,000 अपनी तरफ से दे रहा है, तो वो इंटरेस्ट चार्ज किस में करेगा? 1,20,000 में कि किस में? 20,000 में इंटरेस्ट चार्ज करेगा। 1 लाख में काय को इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो, है ना। वो तो हम लोग का ही है। पर मैं शॉर्ट टर्म के लिए, याद रखो, कौन से टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए मैं 20,000 रुपया निकाल रहा हूं तो उसमें वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इस पूरे फैसिलिटी को अपने बोलेंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कुछ बच्चे सोचते हैं ये ओवरड्रॉ फैसिलिटी है, नहीं, नाम इसका समझ लो क्या होगा? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है ना। नाउ, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सबको नहीं मिल पाता है। ये सिर्फ उनको मिलता है जो करंट अकाउंट खोल के रखते हैं, नॉट सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट कौन यूज करता है? बिजनेसमैन लोग। तो इसका आइडिया क्या है समझना। आज पकड़ लो 14 तारीख है, 14th, कल होगा 15 तारीख। आज पकड़ लो मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपया क्रेडिट हुआ। एक पार्टी से 5 लाख रुपया क्रेडिट हुआ और कल सुबह सुबह मेरे को 5,25,000 रुपया किसी को तुरंत पेमेंट करना है कल। पर मेरे अकाउंट में कितना रुपया है? 5 लाख। पर अर्जेंटली कल 5,25,000 देना है। तो मैं, अगर मैं 5,25,000 पे करूंगा सामने वाले को, तब तो रिजेक्ट हो जाएगा वो चीज, बिकॉज बैलेंस ही नहीं उतना मेरे पास। तो बैंक वाला ये सब प्रॉब्लम्स को, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने को देता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कि भाई ओके, तुमको ना हम 1-2 दिन के लिए दे दे रहे 25,000 रुपया एक्स्ट्रा, 1-2 दिन के लिए। तुम बोल रहे हो कि 18th को तुम्हारे पास आ जाएगा 25,000 रुपया, 18th को। तो 2-4 दिन के लिए तुमको हम 25,000 अपनी तरफ से देंगे। समझ में आया? ये कोई ईएमआई सिस्टम नहीं होता, याद रखो। इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को बता रहे हैं हम। यू गाइस नो व्हाट इज ईएमआई सिस्टम? मंथली वाइज पेमेंट करते हैं। जैसे पकड़ लो, हम आईफोन खरीदे 1,20,000 रुपया का और हर महीना हम 10,000 रुपीज जमा कर रहे हैं, तो वो 10,000 रुपीज हर महीना दे रहे हैं ना। क्या हो गया? वो ईएमआई। ओवरड्राफ्ट वाला जो लोन होता है ये हर महीना के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाता है। इसका इंटरेस्ट डेली चार्ज होगा। ईएमआई इज ऑलरेडी कंटेनिंग इंटरेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं। इसमें क्या होगा? हर दिन का इंटरेस्ट लगेगा। सर तो इधर 18 को 25,000 देगा, उससे ज्यादा उससे ज्यादा लेगा वो। ठीक है। यहां पे ये मत सोचना कि महीना महीना तुम इंटरेस्ट पे करोगे, यहां पे दिन दिन का इंटरेस्ट लगता है। बहुत बार क्या होता है, सुबह थोड़ा पैसा कम पड़ रहा है तो तुम 6-7 घंटा के लिए लोन ले रहे हो बैंक से, क्योंकि तुमको पता है शाम को तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा कोई पार्टी से। 1 दिन का इंटरेस्ट काटता है हम लोग। समझ रहे हो ना तुम लोग?
ये है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, वेरी शॉर्ट। चलो आ जाओ। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रेफर्स टू अ फैसिलिटी, it refers to a facility in which a customer is allowed to overdraw his current account up to an agreed limit, up to an agreed limit. Yes, customer is allowed to do what? Overdraw his account but up to a certain limit. आज पकड़ लो बेटा, तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारे अकाउंट में 1,000 रुपया पड़ा है और तुमको किसी पार्टी को 10 लाख रुपया पेमेंट करना है। हाँ, ये अलाउ नहीं करेगा बैंक वाला, ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, वो तुमको एक लिमिट दे के रखते हैं कि तुमको कभी भी 1 लाख रुपया तुम कभी भी एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। इट्स एन अग्रीड लिमिट। तुम्हारा अच्छा ताल्लुकात हो जाए बैंक के साथ, अच्छा खासा ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो पीरियोडिकली इसको बढ़ाता भी रहेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि तुम अनलिमिटेड अमाउंट निकाल सकते हो, तब तो तुम कभी दोगे नहीं फिर। बोलो, देख लो पहले क्या है, पढ़ पढ़ के बोलो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट अप टू एन अग्रीड लिमिट। चलो वापस से आओ, बोलो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट up to a specific limit या certain limit, agreed limit। ठीक है ना? आ जाओ। allowed to draw checks excess of the balance, allowed to draw checks in excess of the balance। ये हिल देना बेंच, ये थोड़ा सा होता है कभी ये वाला माशी झाड़ी होगी ना, तो अलाइनमेंट ठीक से नहीं बैठा होगा लगता है। हाँ, यही बेंच हिल रहा है बेटा, सही में। आओ। तो अलाउड टू ड्रॉ चेक्स इन एक्सेस ऑफ द बैलेंस। तुम लोग को आगे पीछे बैठना है क्या? बेटर रहेगा तुम लोग के लिए। ये पेन ज्यादा हील लगता है मेरे को, है ना? हाँ, तो पीछे बैठो तुम लोग, जो सामान वामान नहीं छोड़ दो अपना, बस मटेरियल लेके जा रहे हो पीछे। आई होप वहां नहीं हिले। जयेश, आ जाओ। लिखो, देखो हो रहा है क्या। तुम भी वो पीछे चला जाओ तुम, जब सामने पता है प्रॉब्लम हो रहा है, वहां कहाँ चला गया। अलाउड टू ड्रॉ चेक्स इन एक्सेस ऑफ द बैलेंस, समझ में आ गया ये? हाँ, यहां पे क्या है? वन कैन विड्रॉ मोर देन वॉट ही हैज इन अकाउंट, वन कैन विड्रॉ मोर देन वॉट ही हैज इन अकाउंट। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बता दिया ऑलरेडी। ये जनरली किसको मिलता है? रेस्पेक्टेबल एंड रिलायबल कस्टमर्स को। तो यू हैव टू बी रेस्पेक्टेड टू गेट दिस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इट इज प्रोवाइडेड फॉर शॉर्ट टर्म ओनली, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट, पे इंटरेस्ट ओनली ऑन अमाउंट ओवरड्रॉन, पे इंटरेस्ट ओनली ऑन अमाउंट ओवरड्रॉन। प्रणव क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब मैं बताता हूं कॉन्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या है, ढंग से फॉलो करना। मान लो देयर आर टू पीपल, ए एंड बी। मान लो ए है बायर, बी होगा सेलर। ए है बायर, बी है सेलर। अब क्या हो रहा है? ए बी से
10 लाख का गुड्स मांगा कि भाई तू 10 लाख का गुड्स मुझे दे दे, मैं जब बेचूंगा तब तुझे मैं पैसा दे दूंगा, ठीक है ना। तो 10 लाख का गुड्स कहां से कहां तक जा रहा है? बी से ए तक, ठीक है। पर ए क्या बोलता है, मैं अभी रुपया नहीं दूंगा तेरे को, मेरे पास रुपया ही नहीं देने को, मैं रुपया दूंगा ही नहीं तुझे अभी। तो बी क्या बोलता है, ठीक है, एक तोहफा और मैं तुझे देता हूं, चल एक तोहफा और मैं देता हूं, तुझे मैं बोई दूंगा, तुझे मैं बोई दूंगा। क्या हो गया बोई? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लो है, जो बी बनाता है। हु मेक्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज? द सेलर। एंड ए हैज टू एक्सेप्ट इट। ए को साइन वाइन करना पड़ेगा उसमें कि हाँ ये एक्सेप्टेड, कि भाई मैंने 20 से 10 लाख का सामान लिया है और मैं 3 महीने के अंदर उससे रुपया रिटर्न कर दूंगा। नॉर्मली क्या होता है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो कितना टाइम पीरियड के लिए इशू होता है? 3 मंथ्स के लिए, 90 डेज के लिए, 3 मंथ्स। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू होता है शॉर्ट टर्म के लिए, 90 डेज जनरली। यहां तक क्लियर है? एवरीथिंग इज गुड, ठीक है ना। बी भी सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई 3 महीना में मेरे पास रुपया आ जाएगा मेरा। प्रॉब्लम कब अराइज करता है? जब बी को पैसा 3 महीना के पहले चाहिए। कोई इमरजेंसी हो गया बी के घर में, बिटिया का शादी करना कल के कल, अपनी बिटिया का शादी कल के कल करना है, और 10 10 लाख रुपया तो 3 महीना बाद आएगा। तब बी खटखटाएगा बैंक का दरवाजा। तब आता है यहां पे कमर्शियल बाबा, कमर्शियल बैंक बाबू यहां पे आएंगे। इनका नॉर्मली कोई सीन नहीं था इस चीज में, ये तो ए और बी के बीच का बात था। पर बी को पैसा कब चाहिए? जल्दी मतलब 3 महीने के पहले, मतलब मेच्योरिटी के पहले चाहिए, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। तो बी क्या करेगा? बी जाएगा कमर्शियल बैंक के पास, कोई भी बैंक के पास, कोई भी कमर्शियल बैंक जो कि अलाउ करते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नॉर्मली आजकल सारे ही करते हैं, ठीक है। बी गया इसके पास, बी बोलेगा आपको मैं दे रहा हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? डिस्काउंट करेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कमर्शियल बैंक बी को कितना रुपया दे देगा? 10 लाख से थोड़ा 10 लाख से कम देगा, ये 10 लाख नहीं देगा, 10 लाख से कम देगा। मान लो 9,50,000 दे रहा है, 9,50,000 मान लो, कुछ भी, 9,99,99, 9 लाख कुछ भी हो सकता है, कम देगा। पर ये याद रखना है, क्यों कम देगा? बिकॉज बैंक भी तो कमाने बैठा है, बैंक भी तो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएगा। बैंक वाला तुम्हारी बिटिया की शादी में नहीं आ सकता, तो थोड़ा खाना वो भी तो खाएगा, राइट। तो बैंक वाला क्या करता है? डिस्काउंटिंग चार्ज काटता है। क्या काटता है वो? डिस्काउंटिंग चार्ज, जो इस केस में कितना रुपया हो रहा है? 50,000, 50,000। समझ में आ गया? तो वो डिस्काउंट करेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब वो बी का टेंशन अपने सर में ले लेगा। अब बी का कोई टेंशन नहीं है ए के साथ, अब पूरा टेंशन किसके माथे में आ गया है? बैंक के माथे में आ गया है। बी अपना संतुष्ट, 9,50,000 रुपया पाकर। नाउ बी हैज नो रिलेशन विथ ए, नाउ ए हैज रिलेशन विथ द बैंक। तो सर अगर सुन लो पहले, अब बता रहे उसके बाद जो बोलना बोलना, डोंट इंटरप्ट। ए और कमर्शियल बैंक के बीच का रास्ता देखते हैं अपने। 3 महीना बीत गया, तो अब बैंक वाला जाएगा किसके पास? ए के पास, कि तुम्हारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो मेरे पास है। फिर ए कितना रुपया देगा बैंक को? 10 लाख 10 लाख देगा, यस। क्योंकि ए को तो एनीवे 10 लाख देना ही है, चाहे बी को दे चाहे कमर्शियल बैंक को दे। सो दिस एंटायर सेटअप इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, which only comes into view when the seller who makes the bills of exchange is in urgent need of cash। ठीक है, अब पूछोगे, डाउट पूछना है। सर जैसे 10 लाख वापस बैंक को मिल गया, तो बी तो 10 लाख रुपए का जैसे गुड्स बेचा था, तो जो 50,000 और बचे वो बी को मिल जाएगा? नहीं, क्यों मिलेगा? तो बैंक का रहेगा ना,
तो फिर बैंक का प्रॉफिट होगा। बैंक का प्रॉफिट है, वो पूरा टोटली उसका प्रॉफिट है। बी का गलती है भाई, बी को 3 महीना रुकना चाहिए नहीं तो, है ना। बी नहीं रुक रहा है, सो ही हैज टू पे सम पेनल्टी ऑफ कोर्स। समझ गया ये चीज? बोलो। कोई भी बैंक में लेगा तो उसका ए का तो अकाउंट होना जरूरी है। किसका अकाउंट? हम लोग में स्कूल में बताया था कि अगर नहीं दे रहा है ये पैसा तो उसका डायरेक्ट बैंक से बाहर। देखो वो इंटरनली अपने इकोनॉमिक्स में नहीं देखेंगे। हो सकता है तुम लोग कॉमर्स में डिटेल में बात हो, इंटरनली इतना नहीं देखा जाएगा इसमें इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ये तुम लोग बना लो। देखो मटेरियल में जगह दिया हुआ है, इसको ढंग से बना लो तुम। या ऐसा ही एक और बना हुआ है क्या, रुको तो। बना लो। मतलब ये तो मेरे साथ एक सेल्स का जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है हाँ वो आपका बी के पास तो नहीं है, हाँ। वो बस साइन करके ऐसे वापस उतना डिटेल में यहाँ बात ही नहीं करना है अपने को, वो असाइनमेंट वाला चीज सब कुछ बात नहीं करना है, वो सब कॉमर्स में डिटेल में होगा। उतना नहीं है क्या? सब वो ऊपर वाला डिस्काउंटिंग भी होगी। गैस, दास गैस का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। चलो उसको बना लो ठीक से सब। मतलब ये जो पायलट है वो बिफोर मैच्योरिटी दे सकता है और बच्चे लाते हाँ हाँ। पर ये इंडिया है, यहाँ दे दे वो भी बहुत बड़ा बात होगा 3 महीना में। फटाफट बना लो सब। बन गया। सही करेगा बिल्कुल एक्सचेंज का। एंडोर्स, एंडोर्स है ये। याद रखो ये सब एवरीथिंग किक्स इन ओनली व्हेन यू वांट द मनी बिफोर मैच्योरिटी, क्योंकि एट मैच्योरिटी तुमको ए से मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े फिर, आ जाओ। सर अगर 3 महीना होगा फिर भी ये पैसा नहीं दे रहा तो बैंक के पास जा सकते हैं। ए पैसा नहीं दे रहा है किसको, तो वो बैंक के पास नहीं जा सकता है, तब हो जाएगा पुलिस थाने। चलो आ जाओ, ओके। अब तो डिटेल में देखे क्या लिखा हुआ है। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज रेफर्स टू, अगेन क्या है ये? फैसिलिटी है। ओवरड्राफ्ट क्या था? फैसिलिटी था। वैसे डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी फैसिलिटी है, इन विच क्या है? होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। होल्डर के ऊपर क्या लिखोगे? सेलर की बायर? सेलर। होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज can get bill discounted with the bank before maturity. Before maturity. ठीक है। चलो वापस से आओ, ध्यान देते हैं इसमें, बोलो। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच द होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज can get the bill discounted with the commercial bank before maturity. That is the main stuff. आओ वापस से आओ, बोलो। Discounting bills of exchange refers to a facility in which the holder of a bill of exchange
can get the bill discounted with the commercial bank before the maturity. Before the maturity. जयेश क्लियर है यहां तक? इसके अलग अलग नाम देख लो, क्या पता एमसीक्यू में पूछ ले। सेलर सामान बेचता है ना, सेलर को अपने यहां बोलेंगे क्रेडिटर। व्हाई डू वी कॉल इट क्रेडिटर? क्योंकि उधार पे सामान दे रहा है वो, है ना। मान लो वो तुमको 10 लाख रुपया दे दिया अभी उधार में, उसको बोलते ड्रॉयर। ड्रॉवर मत बोलना, उसको बोलते ड्रॉयर। ड्रॉयर मतलब जो ड्रॉ कर रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब जो लिख रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, जो बना रहा है, ठीक है ना। मेकर, ही इज द मेकर, मेक्स बीओई, ठीक है। इसको देता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज बायर को। बायर इस केस में कौन हो गया? डेटर। डेटर मतलब इसके ऊपर उधारी है, और ये हो गया ड्रॉई। ड्रॉई मतलब इसके नाम पे बना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसे एक होता है ना एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉई, एक होता है पेयर, एक होता है पेई। ये वो बंदा है जिसने 10 लाख का कर्जा लिया अपने सर में। ही एक्सेप्ट्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ही इज द एक्सेप्टर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। आ जाओ। ये जनरली इश्यू होता है फॉर 90 डेज। एक होता है कि सेलर को पैसा चाहिए आफ्टर मैच्योरिटी डेट, एक होता है सेलर को पैसा चाहिए बिफोर द मैच्योरिटी डेट। अगर उसको चाहिए पैसा आफ्टर मैच्योरिटी डेट, तो वो ऑटोमेटिकली किससे मिल जाएगा? फ्रॉम बायर। ऑटोमेटिकली मिल जाएगा फ्रॉम बायर। पर बिफोर मैच्योरिटी चाहिए अगर 90 दिन के पहले, तो किससे मिलेगा? फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। आ जाओ। हाँ, विदाउट इन्वॉल्विंग डिस्काउंटिंग फ्रॉम अ बैंक। और ये तुम लोग को बता दी ऑलरेडी, हम जो तुम लोग यहां पे बनाए हो ना, वही यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, खत्म यहां तक ये। नेक्स्ट अपने आते ट्रांसफर ऑफ फंड्स में। कम टू ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ऑब्वियसली बैंक्स हेल्प करता है फंड्स को ट्रांसफर करने में, है कि नहीं? बैंक्स इतना सारा इंस्ट्रूमेंट्स तुमको देता है, चेक बुक देता है, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इतना कुछ देता है ताकि तुम ट्रांसफर कर सको अपने फंड्स को। क्लियर? इजी है ये पॉइंट। Commercial banks help their customers by providing them with the facility of economical and easy remittance of funds. Economical and easy remittance of funds. Remittance का मतलब क्या हो गया? Transfer. Remittance means to transfer. लाइक तुम लोग फीस पे करते हो, उसको अपने बोल सकते हैं यू आर रेमिटिंग द फीस, ट्रांसफरिंग द फीस, ठीक है ना। इकोनॉमिकल ट्रांसफर ऑफ फंड्स, इकोनॉमिकल का मतलब समझ में आता है? क्या होता है? चीप। इकोनॉमिकल वे ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स का मतलब क्या? चीप वे ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स। तुम डेबिट कार्ड से पैसा निकाल लो, चीप है उसको यूज करना, या तो फ्री ही है यूज करना उसको, है ना। तो इकोनॉमिकल का मतलब चीप, एंड इजी मैनर है। कहीं से भी तुम कैसे भी अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो। पहले तो फिर भी प्रॉब्लम था एक, पहले के समय देयर वर नो एटीएम्स, तो लोग पैसा सिर्फ कब निकाल सकते थे? जब ब्रांचेस, बैंक का ब्रांचेस जब खुला हुआ रहता था। बाकी आधा दिन तो बंद रहता था, तो कहां से निकाल सकते थे पैसा वो, ठीक है ना। आ जाओ, क्या क्या अपने को सुविधा दिया हुआ है? चेक्स दिया हुआ है, ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, कार्ड्स, बहुत सारी सुविधाएं हमें दी हुई है, ठीक है। आ जाओ, अब थोड़ा चेक्स का बात करते हैं। हम लोग रिसीव कर सकते हैं पेमेंट्स थ्रू चेक्स, है कि नहीं? तुम लोग मेरे नाम का चेक काट दिया, हम जमा कर दिया अपने बैंक में, सो आई कैन रिसीव पेमेंट फ्रॉम यू थ्रू चेक्स। कैन आई मेक द पेमेंट्स थ्रू चेक्स? यस, यस। पर चेक्स का जो ट्रांसफर होता है हाँ, वो क्रॉस हो सकता है अलग अलग बैंक से। अलग अलग बैंक्स के थ्रू हो सकता है, वो भी मार्क कराएंगे हम।
मेक पेमेंट्स टू अदर्स थ्रू चेक्स, ये भी हो सकता है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, डज नॉट मैटर कि चेक वॉज ड्रॉन ऑन सम अदर कमर्शियल बैंक। शिवम क्लियर? कोई मैटर नहीं करता, कोई सा भी बैंक का चेक हो तुम अपने में जमा कर सकते हो, बस नाम मैच खाना चाहिए। ठीक है, यहां तक सब क्लियर था तुम लोग को? हम लोग ब्रॉडली क्या क्या फंक्शंस पढ़े थे बताना। सबसे पहला क्या था, प्राइमरी फंक्शंस, फिर अपने पढ़े थे, पढ़ रहे हैं सेकेंडरी फंक्शंस, आगे पढ़ेंगे क्रिएशन, टर्शियरी नहीं बाबू, क्रिएशन ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शन में हमने सबसे पहला क्या देखा था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। वहां पे दो टाइप के डिपॉजिट्स थे, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स। फिर हम लोगों ने देखा एडवांसिंग ऑफ लोन्स, उसमें दो ठो तो यहां देखे थे, दो ठो यहां देखे थे। यहां दो क्या देखे थे, कैश क्रेडिट एंड आउटराइट लोन्स, कैश क्रेडिट एंड आउटराइट लोन्स। सेकेंडरी फंक्शंस में दो एडवांसिंग और थे, फैसिलिटीज थे वो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज एंड डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, फिर हम अभी क्या देखे, ट्रांसफर ऑफ फंड्स भी देखे। दो और सेकेंडरी फंक्शंस बचे हुए हैं, एक है एजेंसी फंक्शंस और एक है घुस, घुस जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, क्या बोले पहला, एजेंसी फंक्शंस, दूसरा क्या है, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। आ जाओ, एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस का मतलब क्या हो गया कि बैंक्स आजकल बहुत आदू बादू काम भी करने लगा है, हम लोग को हेल्प करता है वो, और हम लोग को जो हेल्प करता है उसके बदले वो कुछ चार्ज करता है, उस चार्ज को अपने बोलेंगे सर्विस चार्ज। बोलो क्या बोले तुम लोग को अभी, आप कमर्शियल बैंक्स हम लोग को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके बदले सर्विस चार्ज हमसे ले, ठीक है ना, उसके बदले सर्विस चार्ज हमसे ले। लाइक आजकल तुम लोग अपने स्कूलों का फीस भी जमा कर सकते हो बैंक्स में, तो वहां पे बैंक पता है किसका एजेंट बन गया है, मान लो हम लोग स्कूल का, बैंक बन गया स्कूल का एजेंट, कि भाई यहाँ स्कूल बोल दिया कि ये पीएनबी बैंक है, यहाँ पे तुम जाके जमा कर सकते हो, वो हमारा ये एजेंट है मान लो। तो तुमसे तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा बैंक वाला, पर तुम जो फीस जमा करोगे ना, उसमें थोड़ा सा पार्ट वो काट के स्कूल में जमा कर देगा। आ जाओ, हाँ, बैंक चार्ज करता है सर्विस चार्जेस। क्या क्या एजेंसी फंक्शंस वो अप्लाई करता है, अपने को प्रोवाइड करता है, आओ देखते हैं। इसका नेमोनिक तुम लोग समझ सकता है, इसका एक नेमोनिक है, और तुम लोग निमोनिक बनाने का ट्राई कर रहे हैं क्या? पीसी पिट, पीसी पिट है? नहीं सर, पी 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 सी सेकंड वन और पी द थर्ड फोर्थ और 2 1 3 4 5 स्टार्टिंग का पहला पहला वी एस फिट, वी एस फिट। वी का मतलब क्या है, वेरियस आइटम्स। एस हो गया सिक्योरिटीज, एस हो गया सिक्योरिटीज। एफ का मतलब फॉरेन एक्सचेंज, आई इज इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, एंड टी हो गया ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। ट्वेल्थ के बुक में तो जो तुम लोग का यहाँ पे लिखा है ना ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ट्वेल्थ के बुक में वो एजेंसी फंक्शंस में ही था, तो वहां उन लोग को लिखाए थे टीवीएस फिट। टीवीएस सुना तुम लोग? हाँ मेरा स्कूटी टीवीएस का है, टीवीएस फिट। तुम लोगों में क्या हो गया वो, वीएस फिट। ठीक है, आओ देखते हैं भैया क्या क्या हिसाब किताब है। ओके,
कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। तुम्हारे बिहाफ में बैंक बाकी जगहों से पेमेंट लेता है, तुम्हारे बिहाफ में बैंक बाकी जगह पेमेंट देता है। बोलो क्या बोले? तुम लोग के बिहाफ में बैंक्स पेमेंट लेते हैं बाकी जगह से, और तुम्हारे बिहाफ में बैंक पेमेंट देता है बाकी जगह पे। जैसे पकड़ लो, मेरा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, मान लो हर महीना मेरा 650 रुपया लगता है, तो मेरे को देने का दरकार नहीं पड़ता है, बैंक अपने आप काट लेता है। एक चीज अपने बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। पकड़ लो, अपने बैंक में हम डाल दिए कि ना हर 10 तारीख को, हर 10 तारीख को मेरे अकाउंट से 650 रुपीज कट जाए टूवर्ड्स नेटफ्लिक्स, तो कट जाता है। क्या मेरा इन्वॉल्वमेंट अब हो रहा है इसमें? नहीं, मेरे को बस बैंक में रुपया रखना है। तो यहां बैंक क्या कर रहा है? मेरे बिहाफ में पेमेंट कर रहा है कि ले रहा है? पेमेंट कर रहा है। हम लोग इसको जब मैं रोक सकते हैं इसको, पॉज कर सकते, डिलीट कर सकते, नया बना सकते, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना ये चीज? स्कूल भी ऐसे ही, तुम लोग स्कूल से सेटअप कर सकते हो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का, कि हर महीना तुम्हारा सैलरी अगर 2 तारीख को आ रहा है, 5 तारीख को, 4 तारीख को कट जाए पैसा। सब कुछ पॉसिबल है इसमें, ठीक है ना? आज पकड़ लो, ये तो पेइंग का बात था कि हमारी तरफ से बैंक पे करता है। रिसीविंग का बात भी होता है। जैसे पकड़ लो, तुमने शेयर्स खरीद रखा है, तुमने 1000 शेयर्स खरीद रखा है रिलायंस का। शेयर्स अपने खरीदते तुम लोगों को पता है क्या मिलता है? डिविडेंड्स। यस, हम लोग को डिविडेंड्स मिलता है। जब भी वो कंपनी डिविडेंड पे करेगा हमारे पास आएगा। क्या हम जाके लेते हैं क्या? नहीं, हमारा जो बैंक अकाउंट लिंक्ड है उसके साथ वहां पे आ जाएगा सीधे, वहां पे सीधे आ जाएगा। तो वहां पे हमारा बैंक क्या कर रहा है? हमारे बिहाफ में वो डिविडेंड्स को रिसीव कर रहा है। अगर हमारा बैंक गंदा होता तो उसको वहीं पे रोक देता, पर नहीं, हमारे बिहाफ पे रिसीव कर रहा है। ठीक है ना? कुछ बोलना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं काटता है। देखो पहले काटते थे इन लोग, पर कंपटीशन इतना बढ़ गया ना। पकड़ो नया बैंक आ गया, वो बोलता है हमारे यहाँ का यूएसपी क्या है कि हम कुछ भी नहीं काटते ये सब में। तो बाकी सारे बैंक्स भी क्या करने लगे? हम लोग भी नहीं काटते भाई। चलो आ जाओ बच्चों, ध्यान देना फिर, जहां समझ नहीं आराम से पूछा करो। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। बैंक्स हमारे बिहाफ में पेमेंट्स करता है, हमारे बिहाफ में पेमेंट्स करता है, और हमारे बिहाफ में पेमेंट्स लेता भी है। कैसे कैसे, किन चीजों पे पेमेंट्स करता है वो? जैसे पकड़ लो सब्सक्रिप्शन, ओटीटी का भी होता है ना आजकल ये सब, नेटफ्लिक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस वगैरह सब ऑटोमेटिकली अपने करवा सकते हैं। बस अपने को क्या सेट करना है उनके साथ? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है? इलेक्ट्रिक का बिल भी तो इलेक्ट्रिक बिल में भी कर सकते हैं अपने, बिल्कुल एकदम कर सकते हैं। रिसीव पेमेंट्स फॉर इंश्योरेंस क्लेम्स। इंश्योरेंस क्लेम समझ में आया? लाइक पकड़ तुम हॉस्पिटलाइज हो जाते हो अगर, तो तुम्हारे पास वो जो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट भेजता है वो कौन रिसीव करता है? कैश में तो आता नहीं है, वो बैंक रिसीव करेगा। दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस क्लेम्स। पेंशन्स वगैरह, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, ये सारा चीज बैंक तुम्हारे अकाउंट में जमा कर देता है बाहर से लेकर। तो वी खत्म। एस का मतलब हो गया सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के पास लिख लो शेयर्स। जैसे पैसे डालते हैं तो उसके लिए परमिशन नहीं, अपने आप डालते अपने आप। कोई परमिशन लेगा मेरे से? हम तो बोल देंगे जितना डाला डाल दे, हैं। जितना डाला डाल दे, हाँ, आन दो। चलो शेयर्स, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स। आजकल बैंक से करने लगे, हमारे बिहाफ में शेयर्स खरीदते भी है बेचते भी। हम लोग कॉल करेंगे उनको कि मेरे अकाउंट में इतना शेयर्स है, बेच दीजिए, मेरे को ये शेयर्स खरीदना है, खरीदवा दीजिए। सब करता हूं, ठीक है ना? जैसे आईसीआईसी बैंक में मेरा अकाउंट है, उन लोग का एक अलग कंपनी है आईसीआईसी डायरेक्ट, वो लेवा बेची करता है शेयर्स का। ऑल थिंग्स आर हैपनिंग हियर। तो बैंक हमारे बिहाफ में क्या करेगा बोलो? परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज। तो वो एजेंट है कस्टमर्स का, किस नाते? कि वो बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स करता है हमारे बिहाफ में, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज का हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आओ, फॉरेन एक्सचेंज।
व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? डॉलर, फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज का सिंपल मतलब क्या है? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी। देखो, अगर तुम कहीं बाहर जा रहे हो, तुमको क्या करना है? डॉलर्स वॉलर्स चाहिए, डॉलर्स वॉलर्स चाहिए, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा? तुम बहुत सारे जगह जाके ले सकते हो डॉलर्स। बहुत सारी दुकानें हैं ऐसी जहां से तुम एक्सचेंज करा सकते हो। पर आजकल क्या, बैंक्स के ब्रांचेस में भी यू कैन एक्सचेंज। समझ में आया? सारा ब्रांच में पॉसिबल नहीं है, पर कुछ कुछ ब्रांच तुमको अलाउ करता है कि आप हमारे यहाँ कैश लाइए, हम आपको डॉलर्स दे देंगे, ठीक है? तो यहां पे बैंक इज एक्टिंग एज एन एजेंट। एजेंट फॉर व्हाट? परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब वो काम से हम लोग करते हैं, मतलब ये जैसे कि मैं देखो आपने पापा लोग मतलब ऐसे हाँ, ऐप के थ्रू होता है। तो बैंक बैंक ना करता है, मतलब पापा लोग अपने अपना लिंक होता है ना सब बैंक्स के साथ। बैंक पेमेंट करेगा तभी तुम्हारा वैसे होगा, वैसे करके पूरा चीज, ठीक है? चलो नेक्स्ट आओ। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हाँ, ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। इंडिया में जो भी दुकानों में डॉलर्स वॉलर्स है, दे हैव टू बी ऑथराइज्ड बाय आरबीआई इन ऑर्डर टू बाय एंड सेल डॉलर्स, ठीक है ना? ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज, बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है? नेक्स्ट आओ इनकम टैक्स कंसल्टेंसी में। तुम जो कमाते हो हर साल, तुमको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। उस टैक्स को क्या बोलते हैं पता है आपने? इनकम टैक्स। वॉट एवर यू आर अर्निंग, उसमें से यू आर पेइंग गवर्नमेंट को सम टैक्सेस, क्या बोलेंगे उसको? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, ठीक है ना? तुम लोग अपने पेरेंट्स से पूछना, भैया दीदी लोग से पूछना, उन लोग भी आईटीआर प्रिपेयर करता होगा। आईटीआर को बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स। ये साल के एंड में तुमको बनाना पड़ता है। उसमें तुम बताते हो तुमने लास्ट के एक साल में कहां कहां से कितना कमाया है। जहां से जो कमाए हो, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट हो, चाहे तुमको पुश्तैनी खानदानी तुमको कुछ इनहेरिटेंस प्राप्त हुआ 2-3 करोड़ का, सारा चीज तुमको बताना पड़ेगा वो सब। अगर कम बता दूं तो कम बताते हैं तो देखो अगर पकड़ा गया तो पेनल्टी पे करना पड़ेगा, नहीं पकड़ा गया तो पकड़ सकता हूं। डाउट उन लोगों को हुआ तो उन लोगों को और तुम्हारे घर आएगा, रेड मारेगा, उसको आईटीआर रेड बोलते हैं अपने। पार्टी बोलेगा भाई तुम्हारा साल का कमाई है 1 लाख रुपया, कि तुम्हारे घर में हम क्या देख रहे हैं सब चीज। हर तुम्हारा गेट गोल्ड का बना है, तुम्हारा फ्रिज तो लगता है पूरा अलमारी है, जैसे 3-4 गेट है उसमें। तुम आईटीआर दिखाते हो कि साल में 1 लाख रुपया कमा रहे हो तुम, तो ये सब क्या है? तो वैसे लोग पकड़ लेते हैं। जनरली देखो सभी कम बताते हैं। पहले आप क्यों बोले हम? हम तो नहीं कर रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना। आओ, बाद में आके तुम बड़ा ऑफिसर बन जाए कोई, तो मेरा रिकॉर्डिंग निकाल के तुम पकड़ा देगा मेरे को। हाँ, तुम आज पूरा क्लास पानी पिया से जो देख रहे हैं हम। साइकिल चला के वॉशरूम जाएगा। ठीक है, आओ। तो ये क्या करते हैं ना बच्चों, ये असिस्ट करते हैं अपने कस्टमर्स को, असिस्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं टू प्रिपेयर आईटीआर। एंड बैंक्स आर द बेस्ट पीपल हु कैन हेल्प यू। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा सारा काम किसके थ्रू होता है? बैंक्स के। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं सारा, है ना? नेक्स्ट आओ, द सुपर फन थिंग, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। विल समझता है तुम लोग? हाँ। क्या होता है विल? अगर सर किसी का डेथ होता है तो अपने विल में पूरा हाँ, assets correct। नाम बड़ा बड़ा लोग क्या विल बनाता है कि ना, अगर मैं कभी भी मर जाऊं तो मेरा इतना जायदाद इस नाम, इस आदमी के नाम जाएगा, इतना जायदाद उस बच्चा के नाम जाएगा, और वर्ल्ड में मेरे जो भी 5-6 बच्चे हैं सबके नाम कुछ कुछ जाएगा, ये सब चीज।
नहीं, नहीं है तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, तब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। हर आदमी बिल नहीं बनाता है। जिन लोगों का, हाँ, जिन लोगों का बिजनेस में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जिनको लगता है कि मेरे डेथ होने के बाद बंटवारे में काफी प्रॉब्लम होगा, तो विल बना के जाएंगे अपना। तो सर जो धीरू भाई अंबानी थे वो तो बिल थोड़ी बनाए थे, वो तो पहले ही कर दिया था बंटवारा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले बंटवारा कर दो। और मेरे मरने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैं पर्सनल, जो पर्सनल सामान जो था, पकड़ो धीरू अंबानी के पास अगर 10 किलो सोना था पर्सनली उसका, तो वो विल में लिख के गया होगा कि 5 किलो उसके पास आएगा, 5 किलो उसके पास। समझा? चड्डी इसके पास, बनियान उसके पास, टूथब्रश इसके पास, टूथपेस्ट उसके पास। समझ गया? आओ, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। ट्रस्टी का मतलब समझ में आता है तुम लोग को? हाँ सर, जो लोग ऐसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं। यहां पे ट्रस्टी का मतलब क्या है कि तुम एक आदमी हो, तुमने अपना विल बना के अगर अपने बच्चे के पास रखवा दिए तुम, बच्चा तो पूरा सबका नाम काट के क्या करेगा वो? तुम्हारे अगर मान लो 2 बच्चे हैं, तुम अगर पहला बच्चा के पास अपना विल रखवा दिया तो वो तो बोलेगा, पापा तुम्हारे नाम तो कुछ छोड़े नहीं थे बाबू, पापा सब मेरे नाम छोड़ के गए हैं। तो एक न्यूट्रल आदमी कौन है? बैंक। तो आदमी क्या करेगा? बैंक के पास रखवा देगा अपना बिल। सर बिल या कोई भी पूरा कागज को देखो। कुछ भी, तुम A4 शीट निकाल के उसमें लिख दो, कुछ भी, कि मेरा ये 2-3 वॉच उसके पास जाएगा, मेरा 1 किलो राइस उसके पास जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं अपने उसमें, अनाप शनाप। किसके पास रखवा रहे हैं? बैंक्स के पास। तो बैंक के ऊपर बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं ना अपने, तो बैंक यहां पे क्या हो गया? ट्रस्टी। अब देखो, वो ट्रस्ट कोई काम का नहीं आएगा अगर मेरे मरने के बाद वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करा पाए। तो मेरे मरने के बाद वो क्या करेगा? वो विल मेरे घर तक लेके जाएगा और एग्जीक्यूट कराएगा। सर बैंक का मतलब क्या है? देखो, जनरली इसमें गाइडलाइंस वगैरह कुछ होता है कि बैंक नॉर्मली करते ही है ये सब चीज। ठीक है? चलो वो लोग कुछ कुछ चार्ज करेंगे, बिल्कुल कुछ चार्ज करेंगे उन लोग, कि थोड़ा खिला दीजिए हमको भी, देखिए आपके पापा इतना छोड़ के गए हैं, थोड़ा 1 आध करोड़ हमको दे दीजिए आप। एक 1 करोड़ ट्रैवल कॉस्ट। बिल पहुंचाने का कर दो। कॉपी से आ गया। प्रिजर्व द विल, यहां ट्रस्टी का रोल निभा रही है। एंड एग्जीक्यूट देम आफ्टर डेथ, यहां एग्जीक्यूटर का रोल निभा रही है। नेक्स्ट आओ गुस में, फटाफट देखते हैं गुस। गुस है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज है जो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है अपने को। ठीक है? आओ, सबसे पहला हम लोग को लॉकअप फैसिलिटीज देगा। तुम लोग को पता होगा ये सब चीज, बहुत सारे बैंक के ब्रांचेस में लॉकअप फैसिलिटी होता है। नेक्स्ट, इशू करता है ट्रैवलर चेक्स एंड कार्ड्स। क्या हुआ तुमको? तुम उसको पानी पीते क्यों देख रहा है? ठीक है, आओ। और तुम पानी पीना छोड़ दो बाबू, एक साथ में ना ठीक है। कमोड फाड़ देगा फिर तुम। एक साथ में ध्यान दो, छोटा पार्ट है, फटाफट कंप्लीट करते हैं अपने। बैंक से अपने को क्या प्रोवाइड करता है? लॉकअप फैसिलिटीज। बैंक से अपने को प्रोवाइड करता है ट्रैवलर चेक्स या कार्ड्स। अब इसका मतलब समझना क्या है। तुम अगर कोई फॉरेन टूर में जा रहे हो, पहले के लोग क्या है ना, जब जाते थे फॉरेन टूर में तो वो सिर्फ कैश लेके जाते थे, पर आजकल लोग कैश थोड़ा कम कर दिया है और लेके जाता है कार्ड। तो वो पूछने वाला था। वो कार्ड में क्या है? प्री लोडेड होता है जितना भी डॉलर्स तुमको चाहिए। मान लो यू वांटेड टू कैरी $1000, कैश में लेके जाओगे, चोरी चकारी हो गया तो गया तुम्हारा ट्रिप पूरा बर्बाद। उससे बढ़िया तुम उसको क्या करो? कार्ड कार्ड में लोड करके लेके जाओ। कार्ड चोरी हो गई। गुड क्वेश्चन। पर अगर कार्ड चोरी हो जाता है, तुम कॉल कर दोगे वहां पे, तो तुमको रिप्लेसमेंट कार्ड मिल जाता है। क्वेश्चन तो सही पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है ना? तो ये चीज हो गया। हु डज दीज थिंग्स? बैंक्स, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इशू करता है लेटर ऑफ क्रेडिट टू सर्टिफाई द क्रेडिट वर्दिनेस। क्रेडिट वर्दिनेस का मतलब क्या है? लोन रीपेइंग कैपेबिलिटी।
तो तीनों बहुत हंस रहे हैं, देख रहे हैं। आओ, व्हाट इज क्रेडिट वर्दिनेस? लोन रीपेइंग केपेबिलिटी। इसका मतलब क्या है समझना। आज पकड़ लो, मेरा बहुत अच्छा ब्रांचिंग रिलेशन है आईसीआईसी बैंक के साथ। मैं 15 साल से आईसीआईसी बैंक के साथ हूं। दे नो माई हिस्ट्री एंड ऑल एवरीथिंग। आज पकड़ लो, मैं किसी से 50 लाख रुपए लोन लेने जाऊंगा, तो कोई ऐसे नहीं दे देगा। कोई बोलेगा कि मेरे को दिखाओ तुम कितने क्रेडिट वर्दी हो। तो मैं क्या करूंगा फिर? आई गो टू आईसीआईसी बैंक, आई टेल देम कि देखिए 10 साल से हमारा रिश्ता है, आज इसको पक्का कर देते हैं, आज इसको पक्का कर देते हैं। तो वो क्या देगा मेरे को? मेरे नाम पे क्या इशू कर देगा? लेटर ऑफ क्रेडिट। कि भाई हाँ, दिस पर्सन हैज ऑलवेज रीपेड आवर लोन्स, बहुत अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमारे साथ, तो आप इनको लोन दे सकते हैं आराम से। समझ में आया? नेक्स्ट, इन लोग क्या है, पब्लिश करता है डेटा ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहां लिख लो रिपोर्ट्स। इन लोग रिपोर्ट्स बनाता है। होता है ना, हर साल एनुअल रिपोर्ट्स निकलता है कि लास्ट ईयर हमारे ब्रांच में कितने पैसे आए, कितने और कस्टमर्स जुड़े हमारे साथ, कितना हमने लोन्स दिया। तो ये सारा स्टैटिस्टिक्स भी बैंक्स तैयार करता है। जयेश, तुमको समझ में आ रहा है? लास्ट, क्रेडिट क्रिएशन। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे जब हम लोग नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल बैंक के बारे में डिटेल में देखेंगे तब। ठीक है ना? बोलते हैं मनी क्रिएशन। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। कमर्शियल बैंक होगा, बहुत बढ़िया दादा।